नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है कि आखिरकार ईरान और अमेरिका के युद्ध में सीज़ फायर हो गया है। लेकिन जवाब से ज़्यादा इस डील में ढेर सारे सवाल हैं कि अमेरिका आखिर किन शर्तों पर तैयार हुआ? क्या ईरान का जो 10 सूत्री जो फ़ॉर्मूला है, जो ईरान ने पेश किया, क्या उन शर्तों पे अमेरिका युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया? क्या ट्रंप की इतनी फ़ज़ीहत होने के बाद ट्रंप का जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हुआ और उसके बाद ट्रंप ने सोचा कि अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बचाने के लिए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा हो या ना हो, एक तरह से युद्ध से रिट्रीट ज़रूरी है और शायद इसलिए ट्रंप ने फैसला लिया। चीन का क्या रोल था? पाकिस्तान की मध्यस्थता कैसी थी? और क्या जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से भी अंत में ये संदेश आया कि हमें ये डील करनी चाहिए। तो आखिर कैसे ये समझौता हुआ? हम इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं धनंजय त्रिपाठी, जो कि साउथ ईस्ट एशियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं धनंजय त्रिपाठी से। धनंजय जी, आपको क्या समझ में आता है कि ये जो डील हुई है, इसमें तो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका की ज़्यादातर जो शर्तें थी, उसके मुकाबले ईरान की शर्तों पर डील होता हुआ दिख रहा है। और वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा? कि जिस तरह से जो शरीफ साहब ने वहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, उनके ट्वीट के टेक्स्ट पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो ट्वीट कहीं से और से भेजा गया था, उसका टेक्स्ट। क्या चीन का जो रोल है, उसमें लास्ट मोमेंट में चीन ने जो न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट किया है कि चाइना ने ये डील करवाई है, या फिर एक्सगो ने जो रिपोर्ट किया है कि इसमें खामनेई साहब जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, फिलहाल जिनके बारे में कई हफ्तों से कयास लग रहे थे कि क्या उनकी मौत हो गई, बचे हैं, नहीं हैं, उनके लास्ट इंटरवेंशन से डील हुई है? देखिए, डील तो नहीं हुई है। अभी कोई डील जैसी चीज नहीं है। ये युद्ध विराम है, सीज फायर है। डील तो तब मानी जाएगी जब नेगोशिएटिंग पार्टीज, दोनों पार्टीज कहीं पर बैठेंगी, बातचीत होगी और उसके बाद कुछ फाइनल समझौता हो करके अगर दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगा तो वो डील होगी। लेकिन एक चीज अवश्य है, इस बात पे मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया ने राहत की सांस ली है। राहत की सांस इस संदर्भ में क्योंकि जो ये युद्ध था, बाकी तो तमाम चीजें अभी हम थोड़ा अगर साइड में रख भी दें, तो जिस तरह से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे वो काफी चिंताजनक था पूरे विश्व के लिए। भारत के लिए हमने देखा गैस और पेट्रोल का जो खास करके घरेलू जो उपयोगी गैस है उसमें जिस तरह के क्राइसिस हमने महसूस किए, तो एक तरह की राहत की सांस है। अब इसमें देखिए, पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है बहुत कुछ, लेकिन पाकिस्तान की इकलौती मध्यस्थता करने की क्षमता नहीं है इस पूरे युद्ध में। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान इतना बड़ा मेजर पावर नहीं है। जब भी कोई मध्यस्थता होती है तो उसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक ये है कि मध्यस्थता कौन करा रहा है, कौन देश है उसके अंदर, या मध्यस्थता में कौन सा व्यक्तित्व शामिल है। जैसे कि कोफी अन्नान एक जमाने में मध्यस्थता उन्होंने कराई थी। अ, ओबामा जैसा एक शख्सियत शामिल शामिल थे। एक पहले की मध्यस्थता जो ईरान के साथ हुई थी अमेरिका की, और इसमें पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर को डेफिनेटली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा उनका ज्यादा रिलेशन है, उन्होंने बना के रखा है अमेरिका से, लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात पाकिस्तान के संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ईरान पाकिस्तान को एक न्यूट्रल कंट्री की तरह नहीं देखेगा, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका का जो इतिहास रहा है मिलिट्री रिलेशनशिप का, वो काफी गहरा है। तो मध्यस्थता में और कई और भी देश शामिल थे, ये प्रयासरत थे कि ये शांति हो, जिसमें इजिप्ट और टर्की का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिसको मानना चाहिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का संदर्भ आपने दिया, मेरे ख्याल से वो सबसे महत्वपूर्ण है चाइना का रोल। चाइना 2023 में सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में मध्यस्थता करने में सक्षम रहा, सफल रहा। और चाइना पूरे सैंक्शन के दौरान जो सबसे ज्यादा तेल जो ईरान से खरीदा जाता था वो चाइना की तरफ से ही खरीदा जाता था।
यही नहीं, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप पूरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें ईरान में, तो चाइना का उस पे बहुत बड़ी बढ़त है। मतलब चाइना फ्रंट लाइन, उस तरह से फ्रंट कंट्रीज में कुछ चुनिंदा देशों में है जो वहां पर इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट ईरान में है। और चाइना का एक स्टैंडिंग भी इंटरनेशनल रिलेशन में है, अपने इकोनॉमिक पावर, अपने स्ट्रेटेजिक पावर के कारण एक स्टैंडिंग भी इंटरनेशनल रिलेशन में है। तो ये जो खबर जिसका कि जैसे मैंने कहा आप संदर्भ दे रहे थे, उसको हमें थोड़ी मतलब मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा सच्चाई है, उसमें ज्यादा तथ्य है कि चाइना का एक रोल है। लेकिन चाइना इसमें खुल करके सामने नहीं आना चाहता, चाइना बैक चैनल कर रहा है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पाकिस्तान का रोल इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है या थोड़ा रेलिवेंट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि पाकिस्तान चाइना की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है या जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन चाइना के साथ भी और अमेरिका के साथ भी है, तो वो एक न्यूट्रल, इस संदर्भ में एक ग्राउंड बन सकता है जहां पर ये नेगोशिएशंस हो। लेकिन पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है, मीडिएशन करा रहा है। मेरे ख्याल से ये काफी एक स्ट्रांग स्टेटमेंट है। और इसको थोड़ा हमें समझने की आवश्यकता है कि मध्यस्थता एक अलग चीज होती है, वेन्यू एक अलग चीज होती है। पाकिस्तान का रोल डेफिनेटली होगा कि सीज फायर हो, वो तो सबके इंटरेस्ट में था। लेकिन पाकिस्तान इसके अंदर मेन प्लेयर नहीं है, एक साइड प्लेयर है। अ, और काफी साइड प्लेयर है, मतलब इजिप्ट और टर्की भी रेलिवेंट है। पर पाकिस्तान न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो डायलॉग, जो बात आ रही है, रिपोर्ट आ रही है कि शायद वो इस्लामाबाद में हो, और वहां पे पाकिस्तान डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है। अब जो बात है कि ठीक है, पाकिस्तान एक साइड प्लेयर के तौर पे या एक वेन्यू प्रोवाइड कर रहा है या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है या कम से कम जितना पाकिस्तान का वेट है उससे ज़्यादा वो पंच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो जो भी सीज़ फायर हुआ है, उसमें आपको लगता है कि ये ईरान के टर्म्स पे हुआ है या फिर अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे जाकर सीज़ फायर में अपना फ़ायदा समझा क्योंकि उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे हैं। उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो उसपे भी कहीं न कहीं बट्टा लग गया, डोमेस्टिक कंपल्शन अलग से है। तो अमेरिका ने समझा कि ब ठीक है ब बाकी सब चीज़ें छोड़ के इस पे सीज़ फायर पे जाना ज़्यादा सही है। देखिए, अब पीछे तो वो हटे हैं अमेरिका, क्योंकि शुरू से वो अपने गोल पोस्ट चेंज कर रहे थे, कभी वो कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे। कल रात की जो उनकी धमकी थी कि वो एक सिविलाइजेशन को ही इरेज कर देंगे, एक सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, मेरे ख्याल से वो धमकी को काफी सीरियसली लोग ले रहे थे। लेकिन ये राष्ट्रपति ट्रम्प का एक तरीका है कि जब भी उन्हें शो करना होता है या उनको एहसास होता है कि चीजें होने वाली है, वो उसका एक मेगा प्रोजेक्शन करते हैं। तो उसके संदर्भ में देखना चाहिए कि उनको पता था कि कल से शायद सीज फायर होगा, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्शन किया कि ये उनके प्रेशर में चलते ये सीज फायर ईरान ने माना है। ईरान उनकी कोई भी सीज फायर की बातें, सीज फायर है तो युद्ध रुका हुआ है, कुछ कंसेशंस दे रहा है, लेकिन उसने भी काफी शर्तें, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज की बात हो रही कि उसको फ्री एक्सेस दिया जाएगा, वो मेरे ख्याल से उस पे ईरान की तरफ से कोई सहमति नहीं है अमेरिका के लिए। दूसरा है कि यूरेनियम इनरिचमेंट की बात भी ईरान ने कही है। अब वो किस हद तक होगी, क्या होगी, वो एक चर्चा का विषय है। वो डील में क्या निकल के आता है देखने वाली बात है। लेकिन उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ईरान के संदर्भ में रहेगी, वो ये कि वो सैंक्शंस को हटाना चाहेगा अपने ऊपर। क्योंकि ये देखिए, ईरान की जो आर्थिक बदहाली है, उसमें तमाम फैक्टर्स है, करप्शन है, वो सब तमाम चीजें लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो सैंक्शन है, क्योंकि सैंक्शंस के चलते उसके पास इतना अपने एनर्जी रिसोर्सेज होते हुए भी वो अपने को मजबूत इकोनॉमिकली नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उस पर एक मेजर इकोनॉमिक सैंक्शंस है। तो ईरान को तो अभी रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, काफी कुछ जनता का जो लॉस हुआ इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होने जा रहा है वो होगा कि वो सैंक्शंस हटाए। ईरान इसमें कुछ और भी शर्तें रख रहा है कि वो जो लॉस हुआ है वो लॉस को भी अमेरिका भरपाई करे।
मेरे ख्याल से वहां सब नेगोशिएशन हो सकता है, वहां सब कुछ डील के अंदर कुछ गिव एंड टेक हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट महत्वपूर्ण आइटम जिसपे ईरान मेरे ख्याल से डटा रहेगा, वो ये है कि आप ये सैंक्शंस को हटाइए फौरी तौर पर, और वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे भी मुझे लग रहा है कि ईरान का जो राइट क्लेम, जो इस वॉर के बाद, पहले तो खुला हुआ था, लेकिन उसके बाद जो क्लेम ईरान करना शुरू किया है, ये थोड़ा स्वेज कैनाल टाइप की एक चीज होती दिख रही है कि वहां पर वो अपने को स्थापित करेगा या कुछ टैक्स ले या क्या ले करेगा, कुछ टोल चार्ज करना शुरू किए करे। वो देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल से वो कंप्लीटली उसमें बैकआउट नहीं करेगा। और उसको पता, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर नहीं फंसा होता तो ये वॉर ईरान के हाथ से निकल रही थी। एक जो मेजर प्रेशर अमेरिका पे या पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी पे आया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ईरान की पकड़ के कारण आया, क्योंकि वहां से जो पूरा आवागमन था, चाहे वो एनर्जी रिसोर्सेज का हो, चाहे फर्टिलाइजर्स का हो, चाहे और सारे मिनरल्स का हो, वो पूरा प्रभावित ईरान ने कर दिया था। तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ईरान की तरफ से ये भी होगी कि वो अपना जो उसका स्टेटस है पूरे वेस्ट एशिया में, वो जो हम समझते थे कि ऐसे ही एक देश है, अंडर सैंक्शंस है, कुछ उसकी ताकत इतनी नहीं है, कितने दिन टिकेगा, उसने 36-37 डेज तक ये वॉर अमेरिका और इसराइल, जो दो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स है, उनके सामने वो लड़ी है। 36 दिन तक खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। और इसमें अगर आप वो पिछले 10 दिन जोड़ दीजिए, जो जून जुलाई में 2025 में हमने देखा, तो अगर उनको भी देख ले तो ईरान ने सक्सेसफुली इन दो देशों के खिलाफ तकरीबन 40-45 दिनों की लड़ाई लड़ ली है। और उसका इससे जो एक स्ट्रेटेजिक वेट है, वो वेस्ट एशिया नहीं पूरी दुनिया में, वो भी आपको इस युद्ध के बाद दिखेगा। और ये अमेरिका का जो एक फेस लॉस है हुआ है इस पूरे वॉर में, देखिए अमेरिका के पास इस वॉर को लेके कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, क्योंकि अगर आप डील की बात करें तो ईरान इससे ज्यादा डील करने को तैयार था। वॉर के पहले 2 बार नेगोशिएटिंग टेबल पे ये बैठ चुके थे, और दोनों बार नेगोशिएटिंग टेबल से सबसे पहले अमेरिका उठ करके वॉर की तरफ चला गया। तो ऐसा नहीं है कि ईरान डील के लिए तैयार नहीं था या प्रयास नहीं कर रहा था वॉर रोकने का, लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिका ने कभी भी वो डील की नहीं। आज उन्हीं उसी डील को वो फिर से करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें अपर हैंड जो कल तक अमेरिका के पास था, आज वो अपर हैंड ईरान के पास है। और जब भी फाइनल डील आएगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी तो सीज फायर है, जब भी फाइनल डील आएगी उसमें हमें ये ईरान का जो अपर हैंड है वो साफ साफ दिखेगा भी। लेकिन एक सवाल ये है कि जो आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान का जो रोल है इस पूरे प्रोसेस में, और हमने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया ईरान में चाबहार पोर्ट पे, और जिस तरह से पाकिस्तान अब वो डील करा रहा है, चाइना पाकिस्तान का जो एक तरह से जो दोस्ती है, और उसमें अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा है, या उनकी जो भी मिलिट्री साझेदारी या समझौता है या दोस्ती है, वैसी स्थिति में भारत के लिए एक थोड़ी-सी चिंताजनक बात है, या फिर भारत के लिए इसमें कोई स्टेक नहीं था? भारत को एक जिस तरह से हम मल्टीलैटरल रिलेशनशिप के वर्ल्ड में रहते हैं, इसलिए भारत को उसी अप्रोच के साथ इस डील को देखना चाहिए, या सीज़ फायर को देखना चाहिए, या जो पाकिस्तान का रोल है, या कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक इस्लामिक नाटो कंट्री का अलायंस पाकिस्तान बनाने की तैयारी में है, जिस तरह से सऊदी अरब के साथ उसकी डील हुए हैं। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है जो आपने किया। देखिए एक इसका साफ उत्तर तो ये है कि क्या पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्टेचर में कुछ बढ़ोतरी हुई है? तो मैं कहूंगा कि हाँ, 2021-22 में जो पाकिस्तान का स्टेचर था, वो एक टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग स्टेट की तरह जाना जाता था। डिप्लोमेटिकली काफी आइसोलेटेड था। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तकलीफें चल रही थी, चाहे वो इमरान खान को लेकर के हो, उनके इलेक्शंस को लेकर के हो, आसिम मुनीर का पावरफुल होना लेकर के हो। तो एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरह की स्थिति पाकिस्तान की थी।
खास करके वेस्ट में पाकिस्तान को पसंद नहीं किया जा रहा था, उसका जो चाइना के साथ एक क्लोजनेस भी हमने देखी। लेकिन वो डिप्लोमेटिक जो खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में जो उसके लिए ट्रबल था, उसको थोड़ा मिटिगेट करने में सक्सेसफुल पाकिस्तान इस पूरे संदर्भ में हुआ है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में वो हुआ है। देखिए, यही पाकिस्तान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो वेन्यू है वो पाकिस्तान होने जा रहा है। अ, इस्लामिक नेटो की तो बात देखिए बहुत पहले से है, पर इस्लामिक नेटो वगैरह एक बहुत हाइपोथेटिकल चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज उस इस्लामिक नेटो के अंदर है। और अभी जो वेस्ट एशिया के अंदर जो क्राइसिस आया, उसमें ही ये बहुत दिख गया कि बहुत सारे इस्लामिक देश जो भी है वहां पे वेस्ट एशिया में, वो एक साथ नहीं खड़े हुए। उनमें काफी तरह के इश्यूज हैं, कोई एक कॉमन एजेंडा नहीं है, उनका एक कॉमन फैक्टर अमेरिका है, अदरवाइज कोई वैसे एजेंडाज उनके पास नहीं है। देखिए, कतर कुछ बोल रहा था, ओमान कुछ बोल रहा था, सऊदीज और यूएई के एक अपने, और सऊदीज और यूएई में भी प्रॉब्लम बीच में हमने देखने को मिली है कुछ इश्यूज पे, यमन के इशू पर। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत मेजर लिंक है। पर हाँ, अगर उसका डिप्लोमेटिक वेट अगर आप कहें, खास करके आसिम मुनीर की जो एक एक फौजी वो लीडर है, और फौज का एक बड़ा रोल पाकिस्तान में हमेशा रहा है डेमोक्रेसी को सप्रेस करने में। आसिम मुनीर ने भी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को सप्रेस कर रखा है। इमरान खान सब जानते हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जेल में है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बाहर है, और इमरान खान पे उनकी हेल्थ क्राइसिस है, ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आ रहा है। लेकिन इन तमाम क्रिटिसिज्म को भी ओवरकम करते हुए उन्होंने एक अपने लिए एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर भी, देखिए इससे उनका जो हैसियत है पाकिस्तान के अंदर, वो उसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती है कि मैंने ये कर लिया। उसको तो प्रोजेक्शन वो ऐसे ही करेंगे कि ये उनके ही थ्रू हो रहा है सब कुछ। तो इसमें डेफिनेटली उनका एक ये एज है। भारत के लिए देखिए, भारत के लिए क्योंकि हमने कोई इनिशियल पोजीशन नहीं ली, हमें शुरुआत में ही काफी स्ट्रांग स्टैंड इसमें लेना चाहिए था। हमने कोई बाद में हमने जो पोजीशंस भी ली, वो कोई क्लियर कट पोजीशंस नहीं थी। हालांकि ईरान ने भारत को भारत की बात हुई, प्रधानमंत्री की भी ट्वीट आए कि उन्होंने बात किया, उसके बाद विदेश मंत्री के भी बयान आए कि उनकी भी बातचीत वहां के लीडरशिप से हुई है। भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोला भी गया। और भारत को देखिए, जो अमेरिका और पाकिस्तान का जो संबंध है वो भारत और अमेरिका का संबंध नहीं है। भारत की उस दृष्टि में थोड़ी अलग, एक अलग सी इमेज है। लेकिन इस इमेज को देखिए, अभी बहुत कुछ जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही कि नेगोशिएशन, एक सीज फायर अभी हुआ है, ये नेगोशिएशन में जाएगा, और जब भी डील होकर के बाहर आएगी उसके बाद एक मेजर इंटर रीजनल जियो और जियो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होगी। भारत को मेरे ख्याल से अभी हमसे जो भी हो गया है वो हो गया है, उसको हमें पीछे करके आगे के बारे में सोचना चाहिए। और जब वो जियो इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग खास करके ईरान के इर्द गिर्द होना शुरू होगी, तो उसमें भारत को एक मेजर रोल प्ले करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता है। और ईरान भी ये चाहेगा कि भारत जैसा देश उसमें एक मेजर रोल प्ले करे, क्योंकि वो देखिए, कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके तमाम सारे एग्स एक ही बास्केट में हो। वो ये नहीं चाहेगा कि एवरीथिंग शुड गो टू चाइना ओनली। उसमें इंडिया का एक मेजर रोल होता है, और इंडिया का एक एक नेचुरल रिस्पेक्ट ईरान के अंदर है। वो हमारे ट्रेडिशनल लिंक्स है, सिविलाइजेशनल लिंक्स है। तो मेरे ख्याल से वहां पर इंडिया के लिए एक मेजर वैल्यू खुलेगा, और जहां पे इंडिया को मेजर काम करना चाहिए। भारत पाकिस्तान के संदर्भ में कि क्या वो हमसे आगे चले गए, मैं इसको नहीं मानता हूँ। कुछ एनालिस्ट, कुछ पॉलिटिकल कमेंट्रीज ऐसी आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पाकिस्तान हम पे एक बहुत बड़ा एज ले लिया है पाकिस्तान ने। ये ठीक है, वो उसको पाकिस्तानी मीडिया इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर सकता है, पाकिस्तान में इस तरह का प्रोजेक्शंस हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान का ये कोई नया रोल नहीं है। जब चाइना और अमेरिका के बीच शीत युद्ध के दौरान जो शुरुआत हुई डिप्लोमेटिक टाइज की या इकोनॉमिक टाइज की, वो भी, वो रोड भी पाकिस्तान के थ्रू ही गया था। तो पाकिस्तान इस तरह के रोल हमेशा प्ले करता रहा है, कोई नई बात नहीं है। और एक स्मॉल कंट्री के लिए जहां पर इतना सेंट्रलाइज सिस्टम हो, मैन्यूवर करना थोड़ा आसान होता है। भारत के लिए उतना आसान नहीं है ये तमाम चीजें। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों मैं ने ये कुछ लोगों ने धनंजय जी ये भी कहा है कि आसिफ मुनीर साहब उस तरह से फील्ड मार्शल, दूसरे फील्ड मार्शल हैं जो कि अयूब खान का दर्जा ले लेंगे, जिस तरह से उन्होंने ये सीज फायर कराई है।
देखिए, अयूब खान ने तो अपने आप को बिना कोई लड़ाई लड़े ही फील्ड मार्शल घोषित कर रखा था। आसिम मुनीर ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें पाकिस्तानी सेना की हालत खराब थी, उनको सीज फायर पाकिस्तान को चाहिए था, उनके एयरफील्ड तबाह हो गए और एक टेररिस्टों को बचाने के लिए आसिम मुनीर लड़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने आप को घोषित कर लिया फील्ड मार्शल। तो पाकिस्तान में फील्ड मार्शलों का इतिहास ही काफी संदेह से भरा हुआ है। तो अब जो प्रोजेक्शन है, हाँ, मैं ये डेफिनेटली कहूंगा, उसमें मैं उनको पूरा पॉइंट देना चाहूंगा पाकिस्तानी, खास करके जो आर्मी के इर्द गिर्द के लोग हैं, कि वो सक्सेसफुल प्रोजेक्शन करने में है। मतलब दे आर गुड सेल्समैन। और थोड़ा और लोगों को सीखना चाहिए उनसे कि कैसे एक खराब चीज को भी वो कितना बढ़िया पैकेज करके बेहतरीन तरीके से लोगों को सेल कर पा रहे हैं। देखिए, आसिम मुनीर के ऊपर काफी सीरियस एलिगेशंस हैं इमरान खान की पार्टी की तरफ से। उन्होंने पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट कराया। सब जानते हैं इमरान खान की पार्टी नंबर एक पार्टी थी, और जीतने के बावजूद इमरान खान जेल में है, उनकी हेल्थ क्राइसिस है। इमरान खान की हेल्थ क्राइसिस पे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का बयान है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि उन्होंने ऐसे अपने आप को पैकेज कर रखा है, और जो भी उनके इर्द गिर्द जो उनके सेल्समैन हैं, जो स्टोरी नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, वैसी बिल्ड कर रखी है कि उससे उनको डोमेस्टिक अपनी पॉलिटिक्स में एक रेलिवेंस मिल रहा है। वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं कई जगह पे। देखिए, अफगान हम इस पूरे वॉर में ये भूल गए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी लड़ाई चल रही है। तालिबान जो कल तक उनके ही संरक्षण में था, आज उनको आंखें दिखा रहा है। बलूचिस्तान उनके हाथ में नहीं है। बम विस्फोट पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। शिया, अभी देखिए, जो एक मेजर वो हुआ था प्रोटेस्ट, वो पाकिस्तान के अंदर हुआ, जिसके बाद आसिम मुनीर ने कहा जिसको जाना है वो ईरान चला जाए। तो मेरे ख्याल से ये हमें संदर्भ नहीं भूलना चाहिए आसिम मुनीर का। हाँ, ठीक है, अभी ये तो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें थोड़ा उनको पॉपुलैरिटी मिल गई है, पर डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि पैकेज उन्हें करना आता है अपने आप को, और उसमें वो सक्षम है, सफल है। एक कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं, एमजे अकबर जो पहले विदेश मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी हुई है, वो अमेरिकन जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर या फिर जो अमेरिका का जो आर्म्स है जिसको दुनिया में एक सुपीरियरिटी के तौर पे देखा जाता था, वो एक्सपोज हो गया है। और चाइना तो ये चाहता था, और चाइना ने देख लिया कि अमेरिका के पास किस तरह के हथियार हैं, किस तरह के अस्त्र-शस्त्र हैं। अब तो दुनिया के दूसरे देश उससे खरीदने से भी हिचकेंगे, और रशियन जो आर्म्स हैं उस पे ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ेगी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की आर्म इंडस्ट्री बहुत हिट होगी। दुनिया के अंदर दो ही चार आर्म इंडस्ट्रीज है मेजर, उसमें अमेरिका का एक अपना दबदबा है, वो दबदबा रहेगा। लेकिन ओवरऑल अमेरिकन इमेज को इसमें एक धक्का जरूर लगा है, और वो रिफ्लेक्ट होगा उसकी आर्म्स इंडस्ट्री पर। देखिए, एक चीज था, कौन मेजर बायर्स थे अमेरिका के। अमेरिका का जो एक मेजर बायर ग्रुप था, वो पूरा वेस्ट एशिया से ही वो ग्रुप निकल रहा था, चाहे वो सऊदीज, कतर, यूएई, और यहाँ पे उनके मेजर बहरीन, यहाँ पे उनके मेजर इन्वेस्टमेंट थे, मेजर बेसिस थे। अब इन देशों को ये जरूर लगेगा कि जो अमेरिका का दावा था कि कुछ भी चीज जो मिसाइल्स हो गई या ड्रोन हो गई वो भेद नहीं सकती है हमारे सुरक्षा कवच को, उसका तो डेफिनेटली ये दिख गया कि ईरान कैपेबल है। और अगर ईरान कैपेबल है तो अमेरिका या और बड़े पावर जो है वो तो कितने बड़े कैपेबल होंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो उनका जो एब्सोल्यूट रिलायंस था जो अमेरिकन आर्म इंडस्ट्री पे, वो और आर्म इंडस्ट्रीज की तरफ भी देखेंगे। मेरे ख्याल से उस संदर्भ में डेफिनेटली अमेरिका के लिए एक हिट है, क्योंकि उनकी इमेज, जो पॉलिटिकल इमेज है, और उनकी जो एक सुप्रीमेसी आर्म्स इंडस्ट्री वाली है, वो डेफिनेटली थोड़ी एक्सपोज हो गई है। लेकिन अमेरिका अभी भी एक मेजर एक्सपोर्टर आर्म का रहेगा। और देखिए, अमेरिकन आर्म्स कुछ बहुत बेहतर है, कुछ उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक है। उनकी फाइटर जेट्स काफी अच्छे, उन्होंने एक दो जो वहां पे उसको जो सेव किया, उसमें एआई का इस्तेमाल करके जो अपने पायलट को सेव किया, उसमें उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया। तो टेक्नोलॉजी कुछ उनके पास तो डेफिनेटली बहुत टॉप एज्ड है। लेकिन हाँ, क्या वो एब्सोल्युटली रिलायंस, क्या उस पर आप हमेशा के लिए पूरा भरोसा कर सकते हैं, वो एक्सपोज हो गया। और वेस्ट एशिया से उनके जो ऑर्डर है उस पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। एक अंतिम सवाल कि क्या आपको लगता है कि ट्रम्प साहब के लिए आने वाले दिन काफ़ी चैलेंजिंग होंगे, या फिर ट्रम्प को अब दूसरे देशों में
जो उनका वेनेजुएला का जो एक्सपेरिमेंट था, वो ईरान में फ़ेल हो गया, तो इसलिए जो बाकी अलग-अलग जगहों पे वो दावे करते रहते हैं कि अगला नंबर उसका है, अगला नंबर इसका है, उससे कहीं वो हिचकेंगे। देखिए, ट्रम्प के बारे में तो बड़ी मुश्किल है कुछ भी कहना, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ डेफ़िनेटली हो गई इस वॉर में कि कोई यूरोपियन देश उनके साथ नहीं खड़ा था। अगर आपने नोटिस किया, हम सबने नोटिस किया उसको। ये बड़ी कमाल की बात थी। ये शीत युद्ध के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण टेक अवेज़ जो हम कहते हैं इस पूरे युद्ध से, जो एज़ अ रिसर्चर, एज़ अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हम लोगों के लिए है, वो ये कि कोई भी यूरोपियन देश इनके साथ खड़ा नहीं था। जापान नहीं खड़ा था इनके साथ, कनाडा नहीं खड़ा था। यूरोप से इनके लिए क्रिटिकल कमेंट्स आ रहे थे, फ्रांस से आ रहे थे, स्पेन से आ रहे थे, यहाँ तक कि इटली से आ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये ट्रम्प के लिए देखिए, अब उनके लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होगी। दूसरी चीज़ एक और बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध में जाने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो पूरे टैरिफ को भी खंडित कर, मतलब उसपे एक अपना बयान दे करके उसको पूरा रोक दिया। उसपे उनका जजमेंट आ गया, उसपे रोका है। तो इसलिए भी अमेरिका के लिए और ट्रम्प के लिए खासकर की चीजें आसान नहीं होने जा रही है। वो कुछ भी अगर वो चाहे, ये प्रूव हो गया कि वो कुछ भी चाहेंगे करना, दुनिया उसके साथ नहीं खड़ी रहेगी, इतना उनके लिए डेफिनेटली है। और ट्रम्प के लिए तो चलिए, अब पता नहीं उनके कितने और दिन हैं, क्या होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, अभी मिड टर्म है, वहां पर होने वाला है। लेकिन रिपब्लिकन्स के लिए उन्होंने अच्छी खासी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी खासी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है। और जैसा आप खुद कह रहे थे कि क्या वो एक स्केप गोट तलाशेंगे, क्या वो किसी के सर पर पूरी जिम्मेदारी डाल करके खुद बचने की कोशिश करेंगे, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शायद हमें फ्यूचर में ये भी देखने को मिले। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद धनंजय जी आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जो मोटी बात है कि ट्रम्प की जो हेकड़ी थी, वो ईरान ने एक तरह से निकाल दी है। ट्रम्प के लिए अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को बचाना ज़रूरी था और शायद इसलिए ट्रम्प ने सीज़ फायर का रास्ता चुना। जिस तरह से ईरान के जिस प्रपोज़ल पे दोनों सहमत हुए, उसमें ईरान की ढेर सारी शर्तों पर एक तरह से ट्रम्प ने अपने ट्वीट में ये कहा कि ईरान के पुनर्निर्माण में या फिर उसमें भी वो अमेरिका साथ रहेगा, मदद करेगा, वो आस-पास ही रहेंगे। तो इससे आने वाले दिनों में एक नई व्यवस्था क्या एक नया ग्लोबल ऑर्डर पैदा होने की संभावना पैदा हो गई है, जिस तरह के यूरोपियन और नाटो कंट्री ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। इन सारे सवालों पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए टेलीविज़न के साथ।